दोस्तों, पूरी दुनिया में एक डर, एक खौफ का माहौल है। हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला जा रहा है। कल रात भी ईरान और इजराइल के बीच भीषण जो सैन्य संघर्ष है वो देखा गया। हालत ये हो गई कि जहां इजराइल ईरान की पूरी रीढ़ तोड़ने पर आमादा है, वहीं ईरान भी ऐसा लगता है कि अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान ने कल रात भी ताबड़तोड़ हमले कर इजराइल के कई शहरों में ऐसा माहौल बना दिया, ऐसी तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो जो शहर हैं वो खंडर में तब्दील कर दिए गए हैं ईरान की स्ट्राइक्स द्वारा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। दोस्तों, पीएम का विदेश दौरा और इस बीच इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच भारत का औपचारिक बयान, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की चौतरफा निंदा भी हो रही है और उन पर उनकी आलोचना भी हो रही है। सबसे पहले आपके सामने खबर रख देती हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन की विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। इन 5 दिन की विदेश दौरों में मोदी ने 3 देशों में यात्रा करनी है दोस्तों। सबसे पहले साइप्रस जाएंगे मोदी, इसके बाद G7 की बैठकों में शामिल होंगे और उसके बाद क्रोएशिया भी जाना है मोदी को। आप कह सकते हैं 5 दिन का ये दौरा है। और G7 की बैठक जिसको लेकर बहुत से सवाल उठे थे, न्योता लेट मिला था, उसके बाद मोदी जा रहे हैं, इस माहौल में हो रही है जहां पर पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंता में है कि ईरान और इजराइल जिस तरह से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लगातार जानमाल का नुकसान हो रहा है। ये अगर तुरंत नहीं रोका गया, इसको डीएक्सलेट नहीं किया गया, तो हालात बद से बदतर ना हो जाएं। और अगर स्थितियां बिगड़ी तो फिर दुनिया के जो तमाम बड़े मुल्क हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं है, वो अगर इस युद्ध में कूद गए तो फिर भारत का स्टैंड क्या रहेगा। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से ईरान और इजराइल के बीच जो सैन्य संघर्ष चल रहा है उसको लेकर एक बयान आया है दोस्तों। 14 जून को ये स्टेटमेंट इशू किया गया, जिसमें जाहिर तौर पर एक बयान है जिसमें साफ इशारा है कि भारत जो है वो चाहता है कि ये जो स्थितियां हैं वो आगे न बढ़े, इस तरह का बयान है। लेकिन इस बयान में कहीं भी इजराइल की निंदा नहीं की गई। इजराइल जिस तरह से ईरान पर हमले कर रहा है या फिर इजराइल ने जो गजा पर किया, उसको लेकर कोई भी यहाँ पर टिप्पणी नहीं थी। तो इसको लेकर दोस्तों भारत सरकार के स्टेटमेंट की अब आलोचना शुरू हो गई है। जैसे जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने भारत सरकार के स्टेटमेंट की आलोचना करते हुए कहा है, विदेश मंत्रालय के इस बयान का वास्तव में क्या मतलब है। ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान को संयम बरतना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या हम इजराइल के लिए एक नितांत क्षमा प्रार्थी बनकर रह गए हैं? हम ईरान पर इजराइल के हमले और हत्याओं की निंदा भी नहीं कर सकते। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है ईरान पर, हम उसके हमले की निंदा भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दौर की ये विदेश नीति थी। लेकिन अब विदेश नीति में ऐसा लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त टर्न आ रहा है। टर्न इसीलिए भी मैं कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी एक दिन पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव लाया गया यूएन में, जिसमें गजा में जो युद्ध विराम है इसके लिए यूएन में वोटिंग हुई, जिसमें भारत ने इस वोटिंग से दूरी बना ली। भारत ने एब्सटेन कर लिया। ये देखिए, यूएन की तरफ से बाकायदा ये स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है और इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने आलोचना की है सरकार की कि ये सरकार जो है ये क्या विदेश नीति में भारी गड़बड़ियां कर रही है। ये देखिए दोस्तों, इसमें इस प्रस्ताव के फेवर में जिन लोगों ने वोट किया वो 149 देश थे। दोस्तों, इस प्रस्ताव के विरोध में जिन लोगों ने वोट किया वो 12 देश थे। और एब्सटेन यानी कि वो देश जो जिन्होंने न पक्ष में वोट किया न विपक्ष में वोट किया, वो 19 देश थे। दरअसल ये जो 19 का आंकड़ा है, इनमें से एक भारत भी है और इसको लेकर भारत सरकार की आलोचना हो रही है कि गजा को लेकर भारत सरकार का हमेशा से एक स्टैंड रहा है। दोस्तों, इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने और तमाम दूसरे लोगों ने इस भारत सरकार की आलोचना शुरू कर दी है कि भारत सरकार ना ही ईरान पर हुए हमलों का विरोध कर रहा है और ना ही गजा पर हो रहे युद्ध विराम के समर्थन में वोट क्यों नहीं कर रहा है। इनफैक्ट दोस्तों, इन सब के बीच वो देखने को मिला जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, हमारे देश में जो विदेश नीति है वो केंद्र सरकार तय करती है। केंद्र सरकार ही तय करती है कि किस देश के साथ कैसे संबंध है और अमूमन तमाम राज्य सरकारें उसमें एकजुट होती हैं, एक समर्थन देती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार के एक फैसले को लेकर या केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर राज्य सरकारों की तरफ से बयान आए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इसको लेकर बयान दे दिया है। एम के स्टालिन ने कहा है
ईरान पर इजराइल का हमला एक लापरवाही भरा आक्रामक कदम है जिससे व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा है। गजा पर लगातार बमबारी और फिलिस्तीनी नागरिकों की पीड़ा के साथ इस हिंसक रास्ते की निंदा की जानी चाहिए। दुनिया को संयम, न्याय और सार्थक कूटनीति के लिए प्रयास करने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। गजा को लेकर एमके स्टालिन खुलेआम बयान दे रहे हैं, जबकि वो जानते हैं, जब वो ये ट्वीट लिख रहे हैं, जब ये पोस्ट लिख रहे हैं, वो ये जानते हैं कि भारत सरकार ने गजा पर होने वाले युद्ध विराम के वोटिंग प्रक्रिया में खुद से अपने आप को दूरी बनाई रखी। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक हो गई है। दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर इसमें सरकार की आलोचना की कि सरकार को ऐसा फैसला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था और गजा को लेकर भारत का एक लंबा स्टैंड रहा है। हम हमेशा इजराइल जो गजा को लेकर, गजा पर जो जिस तरह से अटैक करता है उसका विरोध करते रहे हैं, तो अब सरकार इससे एब्सटेन क्यों कर गई। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि संसद में एक बार बैग लेते हुए दिखाई दी थी फिलिस्तीनियों के समर्थन में, उन्होंने भी कड़े शब्दों में भारत सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, ये शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। 60,000 लोग, इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं और एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है और हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। ये हमारी उपनिवेशवाद, विदेशी विरासत का दुखद उलटफेर है। वास्तव में हम न केवल नेतन्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर चुप खड़े हैं, बल्कि हम उनकी सरकार द्वारा ईरान पर हमला किए जाने और उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन करते हुए उसके नेतृत्व की हत्या किए जाने पर भी खुशी मना रहे हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में अपने संविधान के सिद्धांतों और अपने स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को कैसे त्याग सकते हैं, जिसने शांति और मानवता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया। इसका कोई औचित्य नहीं। सच्चा वैश्विक नेतृत्व न्याय की रक्षा करने के साहस की मांग करता है। भारत ने अतीत में यह साहस निरंतर दिखाया। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से विभाजनकारी होती जा रही है, हमें मानवता के लिए अपनी आवाज पुनः उठानी होगी और सत्य और अहिंसा के लिए निडरता से खड़ा होना होगा। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है। मोदी हमेशा ये बात बोलते हैं। तो फिर ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष हो रहा है और इजराइल जो गजा में कर रहा है, उसको लेकर भारत सरकार इस तरह का स्टैंड क्यों ले रही है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ रहा है और जिस ओर ये संघर्ष जा रहा है, अब अमेरिका, जो हालांकि पर्दे के पीछे तो सबको पता ही है कि अमेरिका इजराइल के पूरे सपोर्ट में है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी अब खुलेआम बयान आने लगे हैं कि अगर मामला आगे बढ़ा तो अमेरिका खुलकर इसके सपोर्ट में आ जाएगा। अगर अमेरिका खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आ जाता है तो फिर नाटो के पीछे पीछे उसके आएगा, और अगर नाटो उसके समर्थन में आ जाता है तो चीन और रूस, जो अब तक एक तरह से दूरी बनाए हुए हैं इस युद्ध में, वो किसी भी हाल में अपने आप को इससे दूर नहीं रखेंगे। वो भी इस तरह से इस संघर्ष में आएंगे और ये ऐसी स्थिति होगी जो दुनिया भर के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, पूरे की पूरे मीडिया में केवल और केवल ईरान पर जो इजराइल ने तबाही मचाई है उसी को लेकर बात हो रही है। ये बात सही है कि इजराइल की जो सैनिक क्षमता है वो बहुत बड़ी है ईरान के मुताबिक, और इजराइल जो है वो इस वक्त ईरान की, आप समझ लीजिए, एक तरह से रीढ़ तोड़ने में लगा हुआ है। दोस्तों, तेल डिपोज पर इजराइल हमला कर रहा है, ईरान के गैस रिफाइनरी पर हमला कर रहा है, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर चुका है, उसके शीर्ष जो जनरल्स हैं उनको निशाना बना चुका है। दोस्तों, इसके अलावा 6 वैज्ञानिकों को इजराइल मार चुका है और इससे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कम से कम 2-3 साल पीछे जा सकता है। लेकिन इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि ईरान भी ऐसा लग रहा है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कल रात भी दोस्तों जो इजराइल के बड़े शहर हैं उनमें लगातार जो मिसाइल्स हैं वो रात भर देखी गई। दोस्तों, इजराइल के 2 शहर हैं, तेल अवीव और हाइफा। ज़रा आप उनकी तस्वीरें देख लीजिए। मतलब इतना नुकसान इन शहरों में हुआ है कि मतलब ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इजराइल के शहरों में इतना नुकसान हो सकता है। इजराइल के भी 10 नागरिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो नुकसान है बनस्पत इजराइल या ईरान में, उसमें ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है, इजराइल का नुकसान अब तक कम हुआ है। लेकिन अगर मामला आगे बढ़ता है तो स्थितियां और विकट हो सकती है और ये किसी भी हाल में वैश्विक शांति के लिए अच्छा नहीं है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जा ही रहे हैं और वो G7 की बैठक में शामिल हो ही रहे हैं, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जितने भी 7 बड़े मुल्क हैं जिनका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में राज चलता है, वो बैठकर
तय करें, इस बात को लेकर एक आम सहमति बनाएं कि किसी भी हाल में दुनिया को ऐसे भीषण संघर्ष में ना धकेला जाए, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ही बोलते हैं कि ये जो दौर है ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का दौर है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।